हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे इस चैनल पे मेरिट लेवल फर्स्ट का जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसका जनरल साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें मैंने 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। और उन चारों टॉपिक की जो वीडियो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप घर बैठे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके और ऐसे ही पढ़ते रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं ऊर्जा। चलिए शुरू करते हैं ऊर्जा वाला चैप्टर। ऊर्जा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो जो व्यक्ति या वस्तु अपना कार्य करता है, अपने कार्य करने की स्वयं की क्षमता, वही उसकी ऊर्जा कहलाती है। यानी कि जो व्यक्ति होता है या कोई वस्तु होती है, उसके कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को ऊर्जा के मदद से नहीं कर सकता है, इसलिए हर व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये इसका एसआई मात्रक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। और कैलोरी इसका एसआई मात्रक नहीं है, इसमें सिर्फ एसआई मात्रक एक है जिसका नाम है जूल। और ये एग्जाम में आ सकता है कि ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या है, तो जूल होगा। सेकंड इसकी जो मात्रक है वो कैलोरी है, और तीसरी है यहाँ पे किलो कैलोरी। यहाँ पे एक नोट आता है कि एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। तो एक कैलोरी बराबर 4.2 या 4.186 जूल होता है। ये याद रखने वाली बात है। ऐसे ही क्वेश्चन है यहाँ पे, एक जूल का मान कितना होता है। तो एक जूल का मान हमने यहाँ यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो एक जूल, तो ये 4.2 है, ये एक कैलोरी के नीचे चला जाएगा, यानी कि एक जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ऐसे ही ऊर्जा के प्रकार है। यहाँ पे ऊर्जा दो प्रकार की होती है। हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम के ई से डिनोट करेंगे, या फिर के ई नीचे लिखा जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसे पी ई के नाम से भी हम डिनोट करते हैं। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसके गति के दौरान संचित ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कोई कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो गति करने के दौरान उसमें एक ऊर्जा का समावेश हो जाता है, एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पर जो के ई है वो गतिज ऊर्जा है और एम द्रव्यमान है, वी वेग है। यहाँ पर एक नोट है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान उस वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है के ई, वो उस वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान की प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होती है। सेकंड नोट देखते हैं हम यहाँ पे कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के वेग के समानुपाती होती है, वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि जितना वेग बढ़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हो, जितना वेग बढ़ेगा उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर यहाँ पर वेग हम देते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 जूल। तो इस प्रकार से अगर वेग बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, और द्रव्यमान बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, क्योंकि जो जो गतिज ऊर्जा होती है वो वेग और द्रव्यमान के समानुपाती होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान रह जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है। गतिज ऊर्जा का मान होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो के ई है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? एम के। तो यहाँ पर ये कोष्टक हमने छोड़ दिया ताकि हम यहाँ पर इसका मान रख सकें। तो के ई कोष्टक में हमने कितना लिखा? हाफ, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, तो हमने आधा कर दिया है। अतः गति ऊर्जा का मान भी कैसा रह जाएगा? आधा ही रह जाएगा। यानी कि जितनी दुगनी तेजी से वो बढ़ेगा उतना ही गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। यानी कि अगर द्रव्यमान आधा है तो गतिज ऊर्जा भी आधी ही रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान को अगर 1
बटा 9 कर दिया जाए, 1/9 कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। यहाँ पर ये 1/9 है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो K प्रोपोर्शनल M होता है। K प्रोपोर्शनल हमने खाली स्थान छोड़ दिया ताकि यहाँ पर हम जो वैल्यू है वो पुट कर सके। तो K प्रोपोर्शनल 1/9, तो गतिज ऊर्जा का मान भी कितना रह गया, 1/9। ऐसे ही किसी द्रव्यमान का अगर हम जो वजन है वो 2 गुना कर दे, तो यहाँ पर ये 2 गुना करने पर 2m हो जाएगा। 2m होने पर जो जो गतिज ऊर्जा है वो m के प्रोपोर्शनल होती है, तो गतिज ऊर्जा भी 2 ही रहेगी। यानी कि जितना m बढ़ेगा, यानी कि द्रव्यमान बढ़ेगा, उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अतः गतिज ऊर्जा का मान 2 गुना हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 7 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो द्रव्यमान 7 गुना कर दिया जाएगा तो के भी कितना हो जाएगा, 7 गुना ही हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन, गतिज ऊर्जा का मान भी 7 गुना हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पर के ही है, के को हम गतिज ऊर्जा से डिनोट करते हैं और यहाँ पर v² प्रोपोर्शनल है। v², यहाँ पर v का मान हम 1/4 रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 1/2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेग को आधा कर दिया गया है। 1/2 रखने पर जो 1/2 है उसका होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 ही इसकी गतिज ऊर्जा रह जाएगी। यानी कि जो v का मान था वो हमें आधा रखना था, तो आधा का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, तो आधा का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, 1/2 इंटू 1/2, तो इसका होल स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। तो 1/4 होने पर गतिज ऊर्जा भी कितनी रह जाएगी, अतः गतिज ऊर्जा का मान भी 1/4 रह जाएगा। ऐसे ही गतिज ऊर्जा का वेग अगर 1/9 कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। तो Kv प्रोपोर्शनल v² होता है, v का मान 1/9 यहाँ पर दिया गया है, तो 1/9 को हम होल स्क्वायर में कर देंगे तो 1/81 हो गया। तो K है तो 1/81 ही रह जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा का जो मान है 1/81 गुना ही रह जाएगा। यदि किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना रहेगा। तो वस्तु का वेग है, इसको हमने दुगना कर दिया, यानी कि 2 का होल स्क्वायर कर दिया, तो 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, वेग की। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में रुकी हुई अवस्था के दौरान संचित ऊर्जा को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है उसे हम P बराबर mgh, जहाँ पर P क्या है, स्थितिज ऊर्जा, m क्या है, द्रव्यमान होता है, और g ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसे हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। और इसे अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। और हाइट h से डिनोट करते हैं, जो वस्तु की सतह से ऊंचाई होगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, किसी धनुष की डोरी को खींचने के पश्चात उसमें संचित ऊर्जा स्थिर ऊर्जा, यानी कि जिस तरह से हम किसी धनुष को की डोरी को खींचते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी खिलौना गाड़ी अथवा अलार्म गाड़ी में चाबी भरने के पश्चात संचित ऊर्जा का संचयन होता है। इसी प्रकार जब हम बॉल को हवा में उछालते हैं तब कुछ समय ऊंचाई में जाकर वह रुक जाती है। इस स्थिति में भी कौन सी ऊर्जा का संचयन होता है, स्थितिज ऊर्जा का ही संचयन होता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण थे जो मैंने आपको 3 पॉइंट के सारे बताए हैं। अगला केस हम देखेंगे, जब बॉल भू सतह से ऊंचाई की ओर जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा तो कम होती चली जाती है और स्थितिज ऊर्जा अधिक होती जाती है, क्योंकि जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो किसी वेग के साथ जाती है। जैसे वेग के साथ जाती है तो एक पॉइंट पे जाकर रुक जाती है और रुकने के बाद ही उसमें स्थितिज ऊर्जा का संचयन होता है। यानी कि जैसे जैसे हम किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गतिज ऊर्जा तो कम और स्थितिज ऊर्जा अधिक होती जाती है। इसी प्रकार केस बी में हम देखते हैं, जब बॉल को हम ऊंचाई से भू सतह की तरफ डालते हैं तो गतिज ऊर्जा जो होती है, जैसे कि हमने छत से किसी बॉल को फेंका तो उसमें गतिज ऊर्जा तीव्र मात्रा में बढ़ती जाएगी और संचित ऊर्जा उसमें कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये केस ए और केस बी से आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, आपको अच्छे से पता होगा कि ये केस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम सबको ये जेन्युइनली पता होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर है, किसी सरल लोलक यानी कि घड़ी का जो पेंडुलम या नाव होता है उसके लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मान में अधिकतम ऊंचाई वो माध्य स्थिति पर निम्न है।
अधिकतम ऊंचाई, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पेंडुल है वो यहाँ इस स्थिति से हम अगर किसी पेंडुल को फेंके या किसी धक्का दे तो ये इस इधर ही सेम स्थिति में रुक जाएगी। यानी कि जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक फेंकते हैं तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा अधिक होती है, फिर जब जैसे ही यहाँ पर जाता है यहाँ पर गतिज ऊर्जा निम्न होती है और स्थिर ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे अधिकतम ऊंचाई पर के न्यूनतम होगी और पी अधिकतम होगी, क्योंकि यहाँ पर ये रुकी हुई है। जैसे ये यहाँ पर आती है माध्य स्थिति में तो के होती है वो अधिकतम होती है, क्योंकि जो पेंडुलम होता है वो इस दिशा में जाने के लिए अधिक अग्रसर होता है, तो उसमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है, परंतु जो जो पीई यानी कि स्थिर ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है। इसी प्रकार जब ये यहाँ पर आकर रुक जाता है तो इसमें स्थिर ऊर्जा अधिक होती है और के यानी कि गतिज ऊर्जा कम होती है। नोट देखते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, यानी कि एमई यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज और स्थिर ऊर्जा का योग होती है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, किसी वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जा का योग सदैव नियत बना रहता है, यानी कि जो के ई और पी है यानी कि जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है उसका योग कांस्टेंट यानी कि नियत बना रहता है। यानी कि यदि यदि यह 100 जूल है तो पी वहाँ पर क्या होगा, 0 जूल होगा। अगर यहाँ पर ये 90 जूल है तो पीई यहाँ पे 10 जूल होगा। इस तरह से ये कांस्टेंट बनी रहती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे कि हम देखते हैं चलता हुआ पंखा और रुका हुआ पंखा, तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा और इसकी यांत्रिक ऊर्जा में हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चलते हुए पंखे की यांत्रिक ऊर्जा को हम के प्लस पी बराबर 100 से देखेंगे। जैसे कि अगर जो पंखा है वो 100 यानी कि फुल स्पीड से चल रहा है तो उसकी स्थिर ऊर्जा कहीं ना कहीं 0 होगी, यानी कि उसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा नहीं है। जैसे हम किसी पंखे के रेगुलेटर को कम करते हैं, पंखा 5 से हम फुल स्पीड से हम 4 पे लाते हैं तो वो 90 का हो जाएगा, तो उसमें एक स्थिति ऊर्जा हो जाएगी यानी कि संचरण हो जाएगा, तो वहाँ पर 10 जूल किसकी होगी, स्थिति ऊर्जा से। इस प्रकार से 80 के हो जाएगी तो 20 स्थिति ऊर्जा में 20 हो जाएगी। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा में अगर 70 है तो स्थिति ऊर्जा में 30 हो जाएगी। इस प्रकार से ये लाइन चलती रहेगी, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, यानी कि हम पंखे को बंद कर देंगे और उसमें सबसे अधिक स्थिति ऊर्जा का संचरण होगा, यानी कि स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इसी प्रकार से रुके हुए पंखे में गतिज ऊर्जा 0 होती है और वो रुका हुआ है, इस वजह से उसमें 100% क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, जो कि क्या है, 100 होगी। इसी प्रकार अगर हम किसी गतिज ऊर्जा से देव से यानी कि उस पंखे को हम किस एक नंबर पर चलाए तो उसमें 10 जूल होगी, और अगर उसमें स्थिति ऊर्जा देखी जाए तो वो 90 होगी। इसी प्रकार से अगर हम उसे तीसरे नंबर पर चलाएंगे तो उसमें स्थिति ऊर्जा 80 हो जाएगी। इसी प्रकार से 20, 30, 40, 60, तो मतलब जिस प्रकार से अगर हम इनका टोटल करें तो इसका टोटल हमेशा 100 आता है, जो कि कांस्टेंट होता है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है उनका जो योग होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट होती है। ऊर्जा का संरक्षण नियम हम देखते हैं, यह नियम सर प्रेस्कॉट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रेस्कॉट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया। इस नियम के अनुसार पृथ्वी पर स्थित कुल ऊर्जा का मान सदैव नियत रहता है और ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस लाइन को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट होती है, इसे ना हम बना सकते हैं ना इसे नष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हम विद्युत ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देंगे, रासायनिक ऊर्जा है तो उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देंगे, सौर ऊर्जा है तो उसे हम प्रकाश ऊर्जा में बदल देंगे। तो इस तरह से हम रूपांतरण कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को हम नष्ट या निर्माण नहीं कर सकते। इसी प्रकार यहाँ पर ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण देखते हैं। जो विद्युत मोटर होती है वो किससे रूपांतरित होती है, विद्युत ऊर्जा, यानी कि विद्युत मोटर को हम प्लग लगाकर विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो किस में होती है, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है। तो विद्युत मोटर हमें क्या देता है, वो हमें पानी खींच कर देती है। पानी खींच के लिए हम मोटर चलाते हैं, तो मोटर चलाते हैं तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं
विद्युत की आवश्यकता होती है और वो विद्युत किसमें बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसी प्रकार जो विद्युत जनित्र होता है यानी कि डायनेमो जनरेटर होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो जनित्र डायनेमो यानी कि जैसे कि किसी की शादी में हम डायनेमो यानी कि जनरेटर लाते हैं तो उसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं हम, और वो यांत्रिक ऊर्जा हमारे लाइट देने में काम आता है, जो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इसी प्रकार मोमबत्ती को हम जब किसी माचिस से जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, यानी कि मोमबत्ती हमें प्रकाश देने लग जाती है। इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में और तापीय ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। यानी कि जो बल्ब है अगर हमें उसे किसी प्लग से जोड़े तो जो विद्युत ऊर्जा होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्रकाश में, ऊष्मीय में और तापीय में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है। ऐसे ही सौर ऊर्जा होती है, वो सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। सोलर प्लेट हम जानते ही है। इसी प्रकार रासायनिक सेल होती है, वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और जो शंख होता है वो पवन ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जो शंख है उसे हम फूंक मारकर बजाते हैं तो वो पवन ऊर्जा होती है एक प्रकार की, जिसको हम किसमें बदल देते हैं, ध्वनि ऊर्जा में बदल देते हैं। ऐसे ही बांसुरी भी पवन ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। पवन चक्की पवन ऊर्जा को सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा में एक इंजन में कैद करके रखती है, उसके बाद जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किसमें बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसी प्रकार से जो इस्त्री होती है यानी कि प्रेस होती है, वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, तापीय और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, जिससे हमारे कपड़े प्रेस होते हैं। इसी प्रकार विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को तापीय और ऊष्मा में बदल देता है। गिटार यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा यानी जो वाद्य है वो ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। इसी प्रकार से जो गिटार है वो यांत्रिक ऊर्जा से किसको बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ हम देखते हैं कि माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में बदल देता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो माइक्रोफोन है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर है वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। डीजल इंजन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में बदल देता है। नाभिकीय भट्टी परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बांध से टरबाइन चलाना यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि जो जल है वो एक प्रकार से हमें विद्युत के रूप में प्राप्त होती है जब उसका कन्वर्टेशन होता है। इसी प्रकार टॉर्च किस ऊर्जा को किसी ऊर्जा में रूपांतरित करती है। जो टॉर्च होती है उसमें सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा होने के कारण कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है तो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बाद में वो विद्युत ऊर्जा बल्ब की सहायता से प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जो टॉर्च होती है वो रासायनिक ऊर्जा से डायरेक्ट प्रकाश ऊर्जा में नहीं, सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा से वह विद्युत ऊर्जा में बदलती है, फिर उसके बाद विद्युत ऊर्जा से वह प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। यानी कि टॉर्च से इस प्रकार से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये टॉर्च का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इसी प्रकार ऊर्जा के यहाँ विभिन्न रूप है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यह प्रकृति में स्थित ऊर्जा के कई रूपों में पाई जाती है, जैसे कि विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोत हम देख सकते हैं, कुछ तो पारंपरिक होते हैं, कुछ गैर पारंपरिक होते हैं। यानी कि पारंपरिक जिनका अनवीकरण दोबारा से निर्माण संभव नहीं है, जो पारंपरिक है, जो प्राकृतिक है, जैसे कि जल विद्युत ऊर्जा, पेट्रोलियम गैस ऊर्जा, प्राकृतिक गैस ऊर्जा, कोयला, यूरेनियम। तो इस प्रकार इन सभी चीजों को दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता क्योंकि यह प्राकृतिक है। और गैर प्राकृतिक यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिनका हम दोबारा निर्माण कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होने वाले स्रोत होते हैं। कुछ स्रोत ऐसे भी होते हैं जो खत्म हो जाए तो दोबारा निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा को हम दोबारा निर्माण कर सकते हैं क्योंकि सूर्य हमेशा उपस्थित रहता है, पवन भी हमेशा चलती रहेगी, इसलिए पवन ऊर्जा को हम दोबारा निर्मित कर सकते हैं। बायोगैस, भूगर्भीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बायोमास, इस तरह से ये सभी गैर परंपरागत में आते हैं जिनका हम दोबारा से निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और जो ऊर्जा का चैप्टर है इसे पढ़ते रहिए, घर बैठे अच्छे से मेहनत कीजिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो सके और आप घर बैठे पढ़ सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।